जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एग्जाम फतेह में। साथियों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी कांस्टेबल 2025 की परीक्षा के लिए 100 सवाल देखेंगे जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है। यानी कि पूरी जीके के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों मैंने यहां पर लिए हैं। तो इन सभी सवालों को आप साथियों जरूर देखिएगा और अपने एग्जाम को क्रैक कीजिएगा। तो साथियों, क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कहने के भारत में सिविल सेवाओं के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो भारत में सिविल सेवाओं का जनक किन्हें कहा जाता है? चार्ल्स कॉर्नवालिस को कहा जाता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इनका नाम साथियों सरोजनी नायडू था और सरोजनी नायडू ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। अगला देखिए, कह रहे कि जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो 1905 में हुआ था साथियों बंगाल का विभाजन, और इसका आदेश किस गवर्नर जनरल ने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने दिया था। ये आपको साथियों याद रखना है। उसके बाद देखिए, स्वतंत्रता काल की अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, कांग्रेस के अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो आपको मालूम होना चाहिए, जेबी कृपलानी थे। क्या स्वतंत्रता काल अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेबी कृपलानी थे। अगला देखिए, होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल लीग आंदोलन के साथियों संस्थापक कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सी ब्रिटिश भारत की राजधानी थी? तो ब्रिटिश भारत की राजधानी अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कलकत्ता आपको बता देना, और जिनका भी आंसर यहां पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। और यह राजधानी 1773 से लेकर 1711 तक चली। उसके बाद साथियों राजधानी नई दिल्ली हो गई थी 1911 के बाद। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में साथियों गढ़ा गया, ये आपको बताना है। तो कब गढ़ा गया? 1933 में पाकिस्तान नाम गढ़ा गया। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसने की थी? तो सीधी कार्यवाही दिवस की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा सीधी कार्यवाही दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा की गई थी। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहा जा रहा है साथियों कि विपिन चंद्रपाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेना लाल, बाल, पाल के रूप में जाने जाते थे। उनमें से अन्य दो कौन थे? देखिए, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से विपिन चंद्रपाल। तो सुभाष चंद्र बोस का यहां पर जिक्र नहीं आया, आंसर नहीं हो सकता। बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय, देखिए यहां पर भगत सिंह का नाम नहीं हो सकता, आंसर नहीं आया। और यह भी नहीं हो सकता, मैं कहूंगा बाल गंगाधर तिलक और साथियों लाला लाजपत राय, ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद देखिए, कह रहे के जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर की हत्या इनमें से किसने की थी? तो साथियों, जिन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड, एक तरीके से जलियांवाला बाग के ऊपर गोलियां चलवा ली थी, यानी कि जनरल डायर ने यह काम किया था। तो इनकी हत्या जो की थी वो सरदार ऊधम सिंह ने की थी। किसने इनकी हत्या की थी? ऊधम सिंह के द्वारा साथियों इसकी हत्या की गई थी। उसके बाद देखिए, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। वे किसका विरोध कर रहे थे? तो वो किसका विरोध कर रहे थे साथियों? इंडियन काउंसिल एक्ट का नहीं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का नहीं, ट्रेड डिस्प्यूट बिल एंड पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। मैं कहूंगा बिल्कुल सही साथियों। अगर आपके एग्जाम में यह सवाल आता है तो सारे जवाब साथियों मैंने आपको बता दिए, और ये सभी के सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों, अगर आप अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेना चाहते हैं तो अभी आपके लिए एक बहुत अच्छा अवसर है। टेक्स्ट बुक का ग्रैंड फिनाले सेल साथियों शुरू हो चुका है। ये ग्रैंड फिनाले सेल साथियों 28 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक चलेगा। इसमें आपको साथियों ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो सिर्फ और सिर्फ साथियों 307 रुपए में मिल जाएगा। और अगर आप हमारा कूपन कोड यूज करते हैं फतेह यानी कि FATH फतेह, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो इसमें आपके साथियों सारे एग्जाम्स के आपको PYQ मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और साथियों मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जैसे कि आपका SSC GD हो गया। SSC GD की अगर बात करें साथियों, RPF कांस्टेबल का हो गया। मतलब रेलवे के साथियों जितने एग्जाम है, रेलवे के जितने एग्जाम है और SSC के जितने एग्जाम है, 1 साल की वैलिडिटी के साथ साथियों सारे आपको PYQ मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सेक्शनल टेस्ट मिल जाएंगे। तो अगर आप ये साथियों लेना चाहते हैं और ये इन्हीं डेट्स में आपको मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, वहां से जाकर आप लोग ले सकते हैं। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो साथियों किसकी बात चल रही है? क्या आपका यहां पर सही जवाब हो सकता है? तो चंद्रशेखर आजाद आप लोग ध्यान रखेंगे, इन्होंने खुद को साथियों मौत से गले लगाया था। अगला सवाल देखिए, करके जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। करके जलियांवाला बाग की घटना
चौरी चौरा की घटना के बाद हुई थी, जिसमें प्रदर्शनकारियों का एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया था। तो साथियों, पुलिस के साथ नहीं भिड़ा था, ये गलत है। उसके बाद कह रहे हैं कि ये घटना 13 अप्रैल 1919 को हुई थी, बिल्कुल सही, जब जनता जलियांवाला बाग में एक सभा में एकत्रित हुई थी, ये बात बिल्कुल सही है। जलियांवाला बाग की घटना मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट का परिणाम था, जिसमें सरकार को बिना मुकदमे के किसी को भी कैद करने का अधिकार दे दिया गया था, यह बात भी बिल्कुल सही है। उसके बाद अगर बात करें करके ब्रिगेडियर जनरल डायर ने बिना किसी को सूचित किए एकत्रित लोगों पर गोलियां चलवा दी थी, यह बात भी बिल्कुल सही। यानी कि सवाल में आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए वाला कथन गलत है। गलत है तो यही आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला सवाल है साथियों, आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। कह रहे रॉलेट एक्ट 1919 में निम्न में से किसे शामिल किया गया था? तो भारतीय वस्तुओं पर प्रतिबंध को शामिल किया गया था, या अलग अगर बात करें सुनवाई के बिना अनिश्चितकालीन हिरासत एवं प्रेस की सेंसरशिप को, या उसके अलावा भारतीयों पर खुली गोलीबारी और लाठीचार्ज को, या भारी कर अधिरोपित करने को। तो मैं कहूंगा रॉलेट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो सुनवाई के बिना अनिश्चित काल के लिए हिरासत में ले लिया जाता था साथियों किसी भी भारतीयों को, तो इसलिए इसका विरोध किया गया था रॉलेट एक्ट का। यानी कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे हैं कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किया गया? तो ये साथियों 1920 में शुरू किया गया, आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखिए, भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में क्या सही है? तो खिलाफत आंदोलन के बारे में साथियों क्या सही है? यह पाकिस्तान की मांग का एक आंदोलन था? नहीं, यह भारत में मुगल शाही परिवार को पुनः बहाल करने के लिए एक आंदोलन था, तो मैं कहूंगा नहीं। यह तुर्की के सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, मैं कहूंगा बिल्कुल सही। साथियों, जो खिलाफत आंदोलन था ना, यह तुर्की के सुल्तानों के समर्थन में एक आंदोलन था, इसलिए सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन 1923 में गठित स्वराज पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से साथियों एक थे? तो किसकी बात चल रही है? क्या आपका सही जवाब हो सकता है? तो साथियों चित्तरंजन दास आप लोग ध्यान रखेंगे, उसके अलावा मोतीलाल नेहरू का भी इनके संस्थापकों में नाम आता है। तो कुल मिला के आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए, अली बंधु शौकत अली और मोहम्मद अली द्वारा भारत में किस आंदोलन का नेतृत्व किया गया था? तो साथियों मैं कह सकता हूं कि खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था, बताइए। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ दांडी यात्रा से हुआ था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि महात्मा गांधी ने राजनीति में किसको अपना गुरु माना था? तो महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु साथियों कौन कहलाए? तो गोपाल कृष्ण गोखले कहलाए। कौन कहलाए साथियों? गोपाल कृष्ण गोखले कहलाए। अगला सवाल है, कह रहे कि गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था। चंपारण वर्तमान में कौन से भारतीय राज्य में स्थित है? तो अगर बात करते हैं साथियों, ये कहां पर स्थित है? ये तो महाराष्ट्र में स्थित है। कहां पर स्थित है साथियों? यह महाराष्ट्र में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए, करके साइमन कमीशन में कितने भारतीय सदस्य? देखिए भारतीय इसमें कोई सदस्य नहीं था, तो मैं कह सकता हूं शून्य यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व साथियों किसने किया था? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा ही साथियों तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया था। पूना समझौते का संबंध किससे है, बताइए। तो पूना समझौते का संबंध साथियों किससे है? पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से, या हिंदुओं के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से, या मुस्लिम के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण, या सिखों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण के लिए। मैं कहूंगा साथियों कि आप लोग ध्यान रखेंगे, पूना समझौते का संबंध पिछड़े वर्गों के लिए चुनावी सीटों के आरक्षण से है। अब अगला सवाल देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी बात मार्च 1931 में हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौते में उल्लिखित है? तो गांधी इरविन समझौते में क्या है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लिया जाए, तटीय क्षेत्रों में नमक बनाने का काम रोक दिया जाए, ये बात नहीं है, कैदियों को रिहा नहीं किया जाए, ये भी नहीं है, और अच्छी शिक्षा ये भी नहीं है। मैं कहूंगा कि आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्या कहा जा रहा है? कह रहे कि किस भारतीय महिला ने गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो साथियों सरोजनी नायडू जी ने ही महात्मा गांधी जी के साथ द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आप लोग को याद रखना है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम का एक हिस्सा था?
तो किसकी बात चल रही है साथियों? भारत दो भागों में विभाजित किया जाएगा, भारत ब्रिटेन का एक हिस्सा बन जाएगा? नहीं। भारत स्वतंत्र राजतंत्र बन जाएगा? नहीं, ये भी नहीं साथियों। मैं कहूंगा कि इस सवाल का जवाब आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे दिल्ली चलो के साथ शुरू किए गए थे, करो या मरो के साथ, इनकलाब जिंदाबाद या जय हिंद? तो मैं कहूंगा करो या मरो आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी जी के द्वारा दिए गए नारे करो या मरो के साथ शुरू किया गया। तो उसके बाद देखिए कह रहे कि 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव मसौदा तैयार किया था? तो ये काम साथियों गांधी जी ने किया था। किसने किया था ये काम? गांधी जी ने किया था। उसके बाद देखिए कह रहे कि किसे भारतीय रेल का जनक कहा जाता है? तो डलहौजी की अगर बात करें, इनको भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। अगला देखिए करके सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है, बताइए? तो मैं कहूंगा लॉर्ड मिंटो की अगर हम बात करते हैं तो साथियों लॉर्ड मिंटो को ही क्या कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि व्यापकता का सिद्धांत नीति किसने तैयार की? तो साथियों किसने तैयार की? ये डलहौजी ने तैयार की। आंसर आपका सी हो जाएगा। भारत का पहला वायसराय साथियों कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग ही भारत के प्रथम वायसराय थे। उसके बाद देखिए यानी कि भारत के उस वायसराय का नाम बताइए जिसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विवादास्पद इल्बर्ट बिल से है। तो इल्बर्ट बिल से किसका संबंध है, बताने की कोशिश करेंगे साथियों आप लोग। तो यहां पर अगर बात करते हैं साथियों, लॉर्ड रिपन का संबंध है इल्बर्ट बिल से। क्या इल्बर्ट बिल से किसका संबंध है? लॉर्ड रिपन से है। चलिए भाई, उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? तो साथियों किसने ली थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ली थी। मैं कहूंगा बिल्कुल, भारत के गवर्नर जनरल के रूप में लुईस माउंटबेटन की जगह किसने ली थी? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ली थी। उसके बाद देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? तो यहां पर अगर बात करें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो अवध साम्राज्य था ना साथियों, अवध साम्राज्य, इसको चेरी नाम दिया था लॉर्ड डलहौजी ने। उसके बाद देखिए अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, पूछा आपसे जा रहा है कि जिस सहायक संधि के आधार पर ब्रिटिश अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग करके बाह्य और आंतरिक खतरों से भारतीय रियासतों की सुरक्षा करने के लिए जिम्मेदार थे, वह किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो वो साथियों वेलेजली के द्वारा प्रतिपादित की गई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा किसने दिया था? तो ये नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। आंसर आपका डी हो जाएगा। आधुनिक मनु के नाम से साथियों किसको जाना जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला देखिए कह रहे कि भारतीय राष्ट्रवाद एक संप्रभ्रांत घटना है जो वकीलों और डॉक्टरों और जमींदारों द्वारा उपजाई गई थी, ये किसका कथन है? तो ये साथियों किसका कथन है आपसे पूछा जा रहा है? ये गांधी जी का कथन है। ये किसका कथन है साथियों? ये गांधी जी का कथन है। उसके बाद देखिए गांधी जी को ब्रिटिश ने कौन सी उपाधि प्रदान की थी जो उनके द्वारा त्याग दी गई? तो गांधी जी को कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी, लेकिन जलियांवाला विरोध में साथियों इन्होंने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी थी। अगला देखिए करके पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, यानी कि किस भारतीय नेता को लोकप्रियता के तौर पर पंजाब केसरी के रूप में जाना जाता है? तो आपको मालूम होना चाहिए लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। अगला देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किनके निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई? तो साथियों महात्मा गांधी जी के निधन पर कहा था कि हमारे जीवन से रोशनी चली गई। भारत के लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन ऑफ इंडिया के रूप में किसे जाना जाता है? साथियों सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां शून्य मील का पत्थर देखा जा सकता है, जिसमें बलुआ पत्थर से बने 4 घोड़ों युक्त एक स्तंभ की आकृति बनी हुई। तो कहां की बात चल रही है साथियों? नागपुर की बात चल रही है, ठीक है ना। अगला देखिए कह रहे कि अवध के इनमें से किस नवाब ने लखनऊ में बड़े इमामबाड़े का निर्माण करवाया था? तो बड़ा इमामबाड़ा साथियों लखनऊ में है और इसका निर्माण असफउद्दौला ने करवाया था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे, मुझे बताइए।
तो ये शब्द साथियों गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा कहे गए थे। नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन के वास्तुकार कौन है? तो इसके वास्तुकार कौन है साथियों, फटाफट आप लोग बता दीजिए। एडविन लुटियंस इनका नाम है और नई दिल्ली में स्थित इंडिया गेट के डिजाइन के वास्तुकार एडविन लुटियंस ही हैं। उसके बाद देखिए बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा साथियों कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 1971 में बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा दिया गया था। उसके बाद देखिए राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का निर्माण करने का प्रस्ताव है। तो साथियों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की अगर बात करें तो इसका निर्माण साथियों कहां करने का प्रस्ताव किया गया है? तो नई दिल्ली में करने का प्रस्ताव किया गया। आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए 1972 का शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षरित किया गया था? तो साथियों किसके बीच किया गया था? आप लोग ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हस्ताक्षरित किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों कौन वो दो नेता थे? लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान। इन दो नेताओं ने साथियों एक तरीके से ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला देखिए करके ब्रिटिश पार्लियामेंट का प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? तो आप लोग ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य थे। यह सवाल कई बार आपसे पूछा जा चुका है और इस बार भी आपकी पूछने की संभावना है। उसके बाद देखिए कह रहे कि किस आंदोलन को भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है? तो किस आंदोलन की बात चल रही है साथियों? चंपारण आंदोलन की बात चल रही है, यानी कि चंपारण आंदोलन को ही भारत का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। अगला देखिए करके निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही कथन के बारे में आपको बताना है, बताइए। देखिए यानी कि गांधी इरविन समझौते पर 1926 में हस्ताक्षर किए गए थे। नहीं साथियों 1926 में थोड़ी ना, 1931 में हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। उसके बाद कह रहे कि साइमन कमीशन सन 1932 में भारत आया था। 1932 में भारत नहीं आया था बल्कि 1928 में भारत आया था। बाल विवाह निरोधक अधिनियम सन 1929 में पारित किया गया था। यह बात बिल्कुल सही है। और रॉलेट एक्ट की अगर बात करें 1909 में पारित किया गया था। नहीं साथियों 1919 में पारित किया गया। तो मैं कहूंगा कौन सा सही है? सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर सी वाला सही है। ऑप्शन नंबर सी वाला सही है, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए कह रहे कि 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो किसके द्वारा की गई थी? अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। यह भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए कह रहे कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इनमें से किस उपन्यास का हिस्सा है? तो यह साथियों आनंद मठ का हिस्सा है। किसका एक हिस्सा है? आनंद मठ का हिस्सा है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से वह दार्शनिक प्रणाली कौन सी है जो केवल उसे मान्यता देती है जिसे वैज्ञानिक रूप से सत्यापित किया जा सकता है या जिसका तार्किक या गणितीय सत्यापन संभव है और इस तरह तत्मीमांसा तथा अस्तित्ववाद को अस्वीकार करता है, आस्तिकवाद को स्वीकार करता है? तो यहां पर साथियों आपका राइट आंसर जो जाएगा वो निश्चयात्मकता होना चाहिए। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। यानी कि सवाल आप लोग एक बार पढ़ लेंगे और ये सवाल आता है तो निश्चयात्मकता आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो फ्रंटियर गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। किसे कहा जाता है? फ्रंटियर गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां को कहा जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को नियंत्रण रेखा में कब परिवर्तित किया गया? तो साथियों 1972 में परिवर्तित किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला देखिए करके इंडियन लीग की स्थापना 1875 में कलकत्ता में किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों किसके द्वारा की गई थी? शिशिर कुमार घोष के द्वारा की गई थी। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अगला देखिए करके खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के सदस्य किस नाम से लोकप्रिय थे? तो ये साथी लाल कुर्ती नाम से लोकप्रिय थे। जो खुदाई खिदमतगार नामक संगठन के जो सदस्य थे ना, ये लाल कुर्ती नाम से जाने जाते थे। कह रहे कि बांग्लादेश को स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? तो 1971 में प्राप्त हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1971 में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल देखिए कह रहे कि शिमला समझौता 1972 किनके द्वारा हस्ताक्षरित किया गया? तो साथियों किसके द्वारा किया गया? इंदिरा गांधी एवं ठीक है ZA भुट्टो के द्वारा किया गया। ये आपको साथियों मालूम होना चाहिए। चलिए अब अगला सवाल देखिए कह रहे कि निम्नलिखित में से किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में
शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया? बुलंद दरवाजे का निर्माण नहीं, बुलंद दरवाजे का निर्माण नहीं किया गया। इंडिया गेटवे ऑफ इंडिया का नहीं, बल्कि इंडिया गेट की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे कि विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, इसका निर्माण कब किया गया था? तो इसका निर्माण साथियों 1888 में किया गया था। कब? 1888 में किया गया था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि हम वहां हैं जिसे हमारे विचारों ने बनाया, इसलिए आप जो सोचते हैं उस पर ध्यान दें। शब्द गौण हैं, विचार रहते हैं, वे दूर तक जाते हैं, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा साथियों अगर बात करें तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा ऐसा कहा गया था। आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, 1921 में एडविन लुटियंस ने इनमें से किसका निर्माण करवाया था? तो साथियों इंडिया गेट का निर्माण करवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किन नेताओं ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो साथियों लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, आपको याद रखना है। इंडिया नाम किस नदी से लिया है? तो इंडिया नाम की अगर बात करें तो ये साथियों सिंधु नदी से लिया है। क्या इंडिया नाम की अगर बात करें तो सिंधु नदी से लिया गया है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला देखिए, कह रहे हैं कि महाभारत के अनुसार भीम और हिडिंबा का पोता कौन था? तो साथियों उसका नाम क्या था? बर्बरीक उसका नाम था। जो महाभारत के अनुसार यह है, भीम और हिडिंबा के पोते का नाम साथियों बर्बरीक था। अगला सवाल के निम्न में से किसने माउंट आबू के पास कायादारा गांव में गौरी राजवंश के मोहम्मद गौरी को हराया था? तो साथियों भीमसेन, भीमदेव सोलंकी द्वितीय ने हराया था, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे कि भारत के किस राज्य में कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद हैं? तो कहां की बात चल रही है साथियों? महाराष्ट्र की बात चल रही है, यानी कि भारत के जो महाराष्ट्र है, भारत के महाराष्ट्र में ही कार्ले नामक संरक्षित बौद्ध गुफाएं मौजूद है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है साथियों, तिरुवरूर और अजंता के मंदिरों की दीवारों पर किस प्रकार की चित्रकारी मौजूद है? तो साथियों भित्ति चित्रकारी मौजूद है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए, कहने के उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं में स्थित रॉक कट गुफाएं हैं, ये कहां पर है साथियों? आपको बताना है, ये ओडिशा में स्थित है। कहां पर? जो उदयगिरी और खंडगिरी गुफाएं जो कि ओडिशा में है, ये स्थित रॉक कट गुफाएं हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि स्तूप में निर्मित छज्जे जैसी संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसको साथियों हर्मिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हर्मिका कहा जाता है। आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, कहने के साथियों लिंगराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लिंगराज मंदिर की अगर बात करते हैं साथियों, लिंगराज मंदिर का निर्माण सोमवंशी राजा ययाति केसरी ने करवाया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं साथियों श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भोई की तलवंडी में हुआ था। तो कब हुआ था ये आपको बताना है साथियों, कब हुआ था? 1469 में हुआ था, आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित शहरों में से किसे प्राचीन समय डेसिन गनाडू कहा जाता है? तो डेसिन गनाडू की अगर बात करें, कोल्लम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है साथियों? कोल्लम को कहा जाता है। यानी कि निम्नलिखित शहरों में से किसे, तो मैं कहूंगा कोल्लम को प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था। उसके बाद देखिए, कह रहे कि मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो इस गीत गोविंद पुस्तक के लेखक कौन है, आपको ध्यान रखना है, जयदेव हैं। कौन है साथियों? जयदेव हैं। उसके बाद देखिए, कह रहे कि प्रसिद्ध गोल गुंबद ये कहां पर स्थित है, बताइए। तो गोल गुंबद की अगर बात करते हैं, ये कहां पर स्थित है? ये तो कर्नाटक में स्थित है। कहां पर साथियों? ये कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। अगला देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस शहर में साथियों जंतर मंतर नहीं है? तो जंतर मंतर कहां कहां पर है? जयपुर में है, वाराणसी में है, उज्जैन में है, लेकिन इंदौर में नहीं है। पूछा गया था कहां पर नहीं है, तो इंदौर में नहीं है। अगला देखिए, महाराजा जयसिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था? तो साथियों कहां पर नहीं करवाया? देखिए जयपुर में करवाया था, दिल्ली में करवाया था, वाराणसी में करवाया था, लेकिन इलाहाबाद में नहीं करवाया था। अगला देखिए, कह रहे कि अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम ये किसके शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे? तो ये शाहजहां के दौरान एक तरीके से साथियों ये कवि थे। कौन? अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम। अगला देखिए, क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन के बारे में आपको बताना है साथियों। देखिए आलमगीर के नाम से जाना जाता था, बिल्कुल सही बात है। सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा में महल में नजरबंद कर दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है। वह शाहजहां और मुमताज महल का दूसरा पुत्र था, यहां पर लिखा हुआ है। देखिए
अगर बात करें पहला पुत्र था दारा शिकोह, दूसरा शाह शुजा था और तीसरा औरंगजेब था। यहां पर लिखा हुआ है दूसरा पुत्र था, तो यह गलत है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि गलत कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी वाला गलत है, बाकी सारे सही हैं। अब उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी, तो यह साथियों तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में लिखी गई थी। आप लोगों को याद रखना है साथियों, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप अपने एग्जाम में साथियों देखेंगे। इसलिए अगर बात करते हैं कि इस एग्जाम फतेह चैनल पर जो भी आपको क्लासेस दी जाए वो आपको साथियों देखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मैं कहूंगा आपका एग्जाम बहुत आराम से निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि साथियों एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको पढ़ाया जा रहा है। उसी टाइप के क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाते हैं वही चीजें आपको साथियों पढ़ाई जा रही, चाहे वो मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, चाहे साथियों आपकी हिंदी हो, ठीक है ना। चलिए इस सवाल की अगर बात करें, कह रहे कि आईने अकबरी किसने लिखी थी? यह 16वीं शताब्दी का विस्तृत दस्तावेज है जिसमें सम्राट अकबर के अधीन मुगल साम्राज्य की प्रशासन व्यवस्था का विस्तृत वर्णन किया गया था। तो साथियों किसने लिखी थी? ये तो अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? तो साथियों पद्मावत के लेखक की अगर बात करते हैं तो मलिक मोहम्मद जायसी साथियों कौन है? पद्मावत के लेखक हैं। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक की अगर बात करते हैं साथियों कौन थे, तो बहादुर शाह द्वितीय ही भारत के अंतिम मुगल शासक थे। अगला सवाल है, कह रहे कि अकबर द्वारा किस वर्ष इबादत खाना की निर्माण किया गया था? तो इबादत खाने का निर्माण साथियों कब किया गया था? 1575 में अकबर के द्वारा साथियों इबादत खाने का निर्माण किया गया था। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक नहीं था? अब यहां पर आपको देखना है कौन कौन थे। देखिए अकबर के दरबार में जो 9 रत्नों में से साथियों देखिए राजा टोडरमल थे, अबुल फजल इब्न मुबारक थे, फकीर अजियुद्दीन थे, लेकिन उस्मान अली खान नहीं थे, तो यही आपका राइट आंसर है। अगला देखिए, कहा जा रहा है साथियों के शाहजहां की बेटी जहां आरा ने शाहजहानाबाद में स्थापित की थी। क्या? शाहजहां की बेटी जहां आरा, इन्होंने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की नई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था। तो यहां पर अगर बात करें साथियों, देखिए मेरा मानना है कि अगर बात करें ये मेरे हिसाब से यहां पर खाली जगह होना चाहिए, ऐसे डॉट 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 करके होना चाहिए, तभी तो साथियों आंसर हो पाता। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि शाहजहां की बेटी का नाम क्या था जिन्होंने शाहजहानाबाद में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजनाओं में भाग लिया था? तो इनका नाम क्या था? जहां आरा था। आंसर आपका डी के साथ जाना चाहिए था, इसको हाइड करना चाहिए था, ठीक है, इसको मतलब टाइप नहीं करना चाहिए था। खैर अगला सवाल देखिए, तभी तो मैं वहां पर कंफ्यूज हो गया कि सवाल में पूछा तो कुछ जा ही नहीं रहा है। चलिए अगला सवाल देखिए, करके इनमें से किसने अपने साम्राज्य को संगठित एवं मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल के दौरान बदलकर जीटी रोड साथियों कर दिया गया था? तो किसने निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने निर्माण करवाया था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है, कहा जा रहा है साथियों कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट किसके यानी कि किस इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा? तो यहां पर आपको बताने खाली जगह में साथियों क्या आ जाएगा? बिल्कुल इब्राहिम लोधी ही आ जाएगा। यानी कि दौलत खान ने बाबर को काबुल में इब्राहिम लोधी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेश वाहक भेजा था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखिए, यानी कि फुतुहात फिरोज शाही में उसकी यानी कि किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड है? तो मैं कहूंगा फिरोज शाह तुगलक होगा। क्या? बिल्कुल साथियों फिरोज शाह तुगलक जो है ना, फुतुहात फिरोज शाही में फिरोज शाह तुगलक की प्रशासनिक उपलब्धियों के बारे में बताया गया है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, इसका निर्माण 1193 में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक
संस्थापक के आदेशों के तहत साथियों किया गया था। तो अगर बात करते हैं यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अगला देखिए क्या कहा जा रहा है कि बुक्का प्रथम प्राचीन भारत के इनमें से किस राजवंश का संस्थापक था। तो मैं कहूंगा साथियों संगम राजवंश का संस्थापक था। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कह रहे हैं कि 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था। तो बंगाल के साथियों किस राजा को पराजित किया था, लक्ष्मण सेन को पराजित किया था। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कहा जा रहा है कि काकतीय राजवंश का अंत निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था साथियों, दिल्ली सल्तनत के द्वारा ही काकतीय राजवंश का अंत किया गया था। यह आपको मालूम होना चाहिए। आंसर अगर आपका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। तो ये साथियों 100 सवाल आप लोगों ने देखे एक तरीके से। तो ये 100 सवाल साथियों आपको कैसे लगे एक बार जरूर बताइएगा। इस वीडियो को साथियों लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और उसके अलावा साथियों एसएससी जीडी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर कुछ वीडियोस मैंने साथियों एक तरीके से आपके लिए सेव कर रखी हैं, उन वीडियोस को देखिएगा। वो वीडियोस आपका बेसिक मजबूत करेंगे। जिन क्वेश्चंस को आपको 100% आना ही आना चाहिए सिलेक्शन के लिए, वहां पर साथियों सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चंस हैं। तो उन सभी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से आप साथियों क्या करेंगे, अच्छे तरीके से आप लोग तैयार करेंगे मैथ, रीजनिंग, जीएस और हिंदी को, और अपना एक सिलेक्शन लेंगे। क्योंकि आपका एक सिलेक्शन जो है ना वो आपका एक हक है, आपका एक अधिकार है, क्योंकि आप उस चीज को पाने के लिए मेहनत कर रहे हो। और जो बंदा जिस चीज के लिए मेहनत करता है उसको वो चीज मिलना चाहिए। तो आप अपनी थोड़ी सी और मेहनत बढ़ा दीजिए। मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा, मैं आपको मोटिवेट करूंगा। आप अपनी मेहनत थोड़ी सी और बढ़ा दीजिए, ताकि और बच्चों से ज्यादा आप मेहनत करने वाले कहलाओ। और मेहनत ज्यादा जो करता है सिलेक्शन उसी का ही होता है। सिंपल सा फंडा है, मेहनत करोगे और बच्चों से ज्यादा पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा औरों के मुकाबले में। ठीक है ना। चलिए तो साथियों मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। और उसके अलावा एप्लीकेशन है टारगेट सिलेक्शन एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है। ठीक है, वहां पर आपको फ्री कंटेंट मिल जाएगा। तो मिलते हैं हम सभी लोग आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।